नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। बिहार में प्रवासी मजदूरों और छात्रों का आना लगातार जारी है। ऐसे में बिहार सरकार की जो चिंताएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही है अब। और ऐसे में हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और बिहार इंटक के प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश जी। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी मजदूर प्रवासी जो आ रहे हैं अभी बिहार में, तो उन लोगों को रोजगार कैसे देंगे बिहार सरकार? देखिए, बिहार सरकार रोज़गार कहाँ से देगी ये तो भी सरकार को सोचना पड़ेगा। चूँकि ये प्रवासी मजदूर में के यहाँ आने से दो तरह से अब तक देश को नुकसान क्या है ये समझने की ज़रूरत है। अभी देखिए, कर्नाटक सरकार ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि इनके जाने से उद्योग बंद हो जाएगा। गुजरात में लोग कह रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं। तो एक तो है कि ये प्रवासी मजदूरों को जो अब तक इनका हक हकूक़ नहीं मिल रहा था, जो दुखी थे, तो जिस राज्य से पलायन कर रहे हैं उस राज्य के भी इकोनॉमी को धक्का लगेगा। और यहाँ आने के बाद स्थिति क्या होगी कि यहाँ रोज़गार तो पहले ही से जो लोग मजदूर यहाँ हैं उनको एक जो रोज़गार, उचित रोज़गार जिसको हम कह सकते हैं कि एक डिसेंट जो जॉब होता है, वो रोज़गार वो यहाँ है नहीं, उपलब्ध नहीं है। और इतने संख्या में आपको मैं बता रहा हूँ, करीब करीब 40 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं बिहार के, वो विभिन्न देश के राज्यों में कार्यरत हैं। और सरकारी आंकड़ा ही आप देखिए तो अभी सरकार दावा करती है कि 25 लाख लोगों के खाते में हम पहुंचा चुके हैं, 5 लाख और बाकी हैं। तो ये वही स्वीकार करते हैं। तो आप सोचिए कि इतनी संख्या में जब लोग धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग यहाँ लौटेंगे तो रोज़गार कहाँ मिलेगा? नीतीश कुमार जी मनरेगा के बारे में बात करते हैं, मनरेगा में रोज़गार देंगे। अरे, मनरेगा में जो रोज़गार है उस रोज़गार से कितने लोगों का रोजी रोटी चलेगा? पहले ही मनरेगा में इतना भ्रष्टाचार है, पहले उसको ठीक करें। दूसरा, मेरा सुझाव ये है कि ये सरकार को यहाँ जो बिहार में अभी 2 दिन पहले नीतीश जी ने एक मीटिंग कराया। मैंने पहले भी कहा था कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो और भी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन के हैं, किसानों का है और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए कि कैसे आखिर ये जो लोग आ रहे हैं नए लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने का और कौन कौन सा तरीका हो सकता है। दूसरी बात ये थी कि माइग्रेंट लेबर के बारे में बराबर हम लोगों ने मांग किया कि माइग्रेंट लेबर जो जाते हैं पंचायत के लेवल पर उनका निबंधन होना चाहिए। अगर पंचायत के लेवल पर आज निबंधन हुआ रहता तो प्रत्येक गांव में या पंचायत में आंकड़ा होता और ये पता चलता कि कौन जो लेबर है, मजदूर है, किस काम के लिए किस राज्य में गया है। तो जो आज स्किल के बारे में नीतीश जी बोल रहे हैं कि स्किल के बारे में सर्वे करिए कि कौन किस स्किल के मजदूर हैं, तो ये सब लॉकडाउन के बाद सरकार जगी है। कोई बात नहीं, बढ़िया है, सरकार अभी भी जग जाए और बिहार के जो मजदूर हैं इतने हाईली स्किल्ड हैं, उनका अगर सर्वे करके लिस्टेड हो जाए तो अगर यहाँ वो रोज़गार उपलब्ध हो तो उपलब्ध हो। लेकिन मजदूर अब तो यहाँ रोज़गार नहीं मिलेगा तो फिर तो उनको जाना ही है, लेकिन तुरंत नहीं जाएंगे। मेरा विश्वास है कि लोग इतने डरे हैं, इतने सहमे हुए हैं कि अभी शायद लौटने में 6 महीना साल भर सबको यहाँ से धीरे धीरे लगेगा। तो ये है कि वो प्रवासी मजदूरों का जो इग्नोरेंस है सरकार के तरफ से, सरकार को बहुत बड़ा एक धक्का लगेगा, आर्थिक क्षति काफ़ी इकोनॉमी पर एक जो है ना वो झटका लगेगा प्रवासी मजदूरों के को नेगलेक्ट करने से। जी, अभी जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है और प्रवासी का भी आना लगातार जारी है, तो ऐसे में बिहार सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? बिहार सरकार के लिए प्रवासी मजदूर, मैंने पहले भी कहा था कि ये एक नीतीश जी की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है कि प्रवासी मजदूरों को वो कैसे इंगेज करके रखेंगे, कैसे उनको नौकरी देंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ उद्योग लगा नहीं। अगर आप सही मायने में देखेंगे तो कहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ? बिहार में कोई मेजर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बहुत सारे कल कारखाने भी नहीं खुले हैं। कुल मिलाकर के जो हम देखते हैं तो वो हमारे पास जो एग्रीकल्चर का या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हम चर्चा करते हैं तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में कुछ कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ हो। तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत जरिया नहीं है। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये जो माइग्रेंट लेबर आएंगे इनको इस मामले में काफ़ी तकलीफ झेलना पड़ सकता है रोज़गार को लेकर के। जी, कांग्रेस अपने तरफ से क्या इन लोगों के लिए व्यवस्था कर रही है? और सुनने में भी आ रहा है कि प्रवासियों के लिए कुछ ज़्यादा इंतजाम कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है कहीं कहीं राज्यों में, तो क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस ने तो, सोनिया जी ने जो 3 दिन पहले प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया
वही मुद्दा देश का मुद्दा बन गया। नहीं तो ये प्रवासी मजदूरों को तो क्या लॉकडाउन के बाद इन लोगों ने किया, लॉकडाउन के बाद पर एक फर्स्ट लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो जब उनका पेशेंस खो रहे थे वो कि अब हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे घर, तो उन लोगों ने सेकेंड लॉकडाउन जैसे ही चालू हुआ वो पैदल निकल गए। न उनको जाने का कोई सवारी, न जाने का कोई रास्ता, कितने लोग चलते चलते मर गए। तो ये लॉकडाउन में ये सरकार ने कोई इनका ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन के पीरियड में इनके वहाँ रहने खाने के बारे में इतना प्रचार होता रहा, इतना खर्च हो रहा है, इतना सेंटर बना है, इतने जगहों पर खाना मिल रहा है, लेकिन कहीं कुछ व्यवस्था नहीं थी। इसलिए लॉकडाउन के दौरान ही मजदूरों ने पैदल अपने हज़ारों किलोमीटर के लिए पैदल चल दिया घर के लिए। तो एक तो ये साबित हुआ। दूसरा आप देखिएगा कि लॉकडाउन के बाद जब ट्रेन बहुत प्रेशर हुआ तो ट्रेन चलने की बात आई। अब ट्रेन चलने की बात आई तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि सरकारों ने उनसे टिकट का पैसा लेना शुरू कर दिया, रेलवे ने। ये सोनिया जी ने इस मुद्दा को उठाया और कांग्रेस के लोगों को आह्वान किया, हर एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, कि जहाँ भी माइग्रेंट लेबर हैं उनको आने का अगर खर्च देना है तो वो कांग्रेस पार्टी देगी। और गुजरात में कांग्रेस ने दिया, कई जगह कांग्रेस ने दिया और हम लोग तैयार थे। लेकिन ये बात काफ़ी चर्चा में आने के बाद लगता है कि सरकार को कुछ अकल आई तो सरकार ने कुछ इसमें बदलाव किया है, कुछ परिवर्तन हुआ है। लेकिन देखिए ये परिवर्तन कितना दिन जारी रहेगा। ये सरकार मजदूरों के किसी मामले को लेकर के भरोसा योग्य नहीं है। अभी तो इन्होंने प्रवासी मजदूरों को क्या कल्याण करेंगे। बगल में जोगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने कल 6 मई को ही एक अध्यादेश ला करके पूरे कानून को शिथिल कर दिया, ख़त्म कर दिया। कोई लेबर लॉज नहीं रहेगा, कोई हड़ताल नहीं होगी, कोई यूनियन का आंदोलन नहीं होगा। तो अरे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिले ना मिले, उनका हक मिले ना मिले, न वो कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो ये तो अंग्रेजों के ज़माने में भी जितना सख्त शासन मजदूरों पर होता था उससे भी ज़्यादा ये शासन हो गया। लगता है कि ये तो तानाशाह के रूप में बनते जा रहे हैं और मजदूरों को जी गुलाम बिल्कुल। ये भी बात आई है कि अब जहाँ सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग अभी रखे गए हैं वहाँ पे अब मीडिया लोग का भी अलाउ नहीं है, क्योंकि सख्त से ये आदेश आ गया है कि अब इन सब चीज़ों से मीडिया को वंचित किया जाए, वहाँ पे उन लोगों को नहीं जाना है। तो इस चीज़ को देखिए मीडिया तो अगर जो मीडिया इनका गुणगान करे, मोदी जी के सरकार का जो मीडिया गुणगान करे वो मीडिया बड़ी अच्छी है। और जो मीडिया, जो लोग, जो पार्टी, जो नेता या जो ऑफिसर इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही है, सबसे बड़ा इनका दुश्मन है। तो ये तो चरित्र इनका शुरू से ही चला आ रहा है। इसलिए जहाँ तक सेंटर का सवाल है, अब वो भी दिन दूर नहीं। ये प्रवासी मजदूरों को जहाँ जहाँ सेंटर में रखा जा रहा है, आप देखिएगा 2 दिन 4 दिन के बाद ये प्रवासी मजदूर सेंटर से निकल के सड़क पर आएंगे। कोई सड़क जाम करेगा, कोई हल्ला करेगा, कोई नारा लगाएगा। चूँकि कितना दिन चुप रहेगा लोग, कितना दिन चुप रहेगा। तो अब लॉकडाउन का पीरियड लोग समझ गया और सरकार भी समझ रही है। कोरोना पर लॉकडाउन से ठीक है, जो फ़ायदा मिलना था मिला। अब सरकार धीरे धीरे लॉकडाउन को तो खोल रही है ना, चूँकि इकोनॉमी को पटरी पर लाना है। नहीं तो कोरोना से ज़्यादा भूखमरी के शिकार हो जाएंगे लोग। जितना कोरोना में नहीं मरेगा उससे कई गुना लोग भूख से मर जाएंगे। तो अब सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। तो अब ये लॉकडाउन के पीरियड में भी जो धीरे धीरे छूट मिल रहा है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को रोज़गार मिले, काम चले। लेकिन लॉकडाउन के स्थिति में सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी हुआ है, प्रताड़ित हुआ है और सबसे ज़्यादा किसी को अगर तकलीफ़ हुआ है तो ये देश का जो मेहनत कश मजदूर है, जो देश को बनाता है, देश को चलाता है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है, उसी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। इन सब बातों से तो ऐसा लग रहा है सर कि इस साल चुनावी साल है, तो इस सब चीज़ों से क्या चुनाव पे भी असर पड़ने वाला है? क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? कुछ अपना ओपिनियन बताएं। नहीं, चुनाव पर तो असर निश्चित पड़ेगा। ये कोरोना, जो कोविड-19 और लॉकडाउन ने सरकार की ताकत को, सरकार के सलाहियत को, सरकार का जनता के प्रति क्या भावना है, सद्भावना है, वो सब प्रदर्शित हो चुका है। इसलिए लोगों को याद रहेगा कि लॉकडाउन में सरकारों ने किस तरह का सलूक किया है। तो ये कोरोना, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश जी को भी कोरोना जंग का जो मार है वो उनको सहना पड़ेगा। और आने वाले समय में मोदी जी को तो रहते रहते जो लड़ाई, जो आंदोलन लॉकडाउन के बाद इस देश में जो आंदोलन खड़ा होगा, वो मोदी जी के लिए बड़ा संकट का समय होगा।
आप क्या कर रहे हैं अपने तरीके से इन जो अभी जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो जरूरतमंदों के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो मजदूर हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ज़रूरतमंदों के लिए तो हम लोग जो पार्टी से कर सकते हैं, जो वितरण करना है, खाद्य अनाज जो जहाँ जहाँ देना है वो कर रहे हैं। वो पार्टी के तरफ से अभी देखिए रमज़ान रोज़ा का महीना है, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार रोजेदार लोगों के लिए जो सेवा हम लोग कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। और आप देखिए नगर निगम में या ऐसे कई संस्थानों में काम करने वाले मजदूरों को कैसे खाना मिलेगा, उनको क्या व्यवस्था होगी, ये लगातार लड़ करके हम लोग उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। जहाँ काम चल रहा है वहाँ कैसे लॉकडाउन का जो मार्ग निर्देश है उसका कैसे पालन होगा, उस पर ही बात चल रही है। और अभी कल ही 8 तारीख को हमारे ही सुझाव पर हमने काफ़ी पहल किया, तो बिहार का जो लेबर डिपार्टमेंट है उसने एक कल बैठक बुलाई है और ये लॉकडाउन के पीरियड में मज़दूरों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में कल गहन विचार होगा। 11:30 बजे से वो मीटिंग है। तो इस तरह से हम लोग मज़दूरों के सवाल को लगातार उठा रहे हैं। कहाँ मज़दूर का वेतन कट रहा है, कहाँ न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है, कहाँ ज़बरदस्ती उनसे 12 घंटे का ड्यूटी लिया जा रहा है, कहाँ उनको खाने का ठहरने का इंतज़ाम नहीं किया जा रहा है। तो इन चीज़ों पर हम लोग विजिल हैं, तब जाकर के मज़दूरों को कुछ राहत है जो काम कर रहे हैं। अभी 102 एम्बुलेंस में लड़ करके वहाँ के ड्राइवर और ईएमटी को 50 लाख का जो बीमा होता है उसकी मंजूरी हमने यहाँ स्वास्थ्य विभाग से बिहार सरकार से दिलवाई। तो चल रहा है, कई क्षेत्र में काम हम लोग कर रहे हैं। जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या कहना है? जिस तरीके से जांच की प्रक्रिया हो रही है या फिर जितने भी जो लोग हैं अपने तरीके से बयान दे रहे हैं कि ये हो रहा है वो रहा है, पर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, स्वास्थ्य की तो बहुत बुरी हालत है। कोरोना जिनको हुआ है वो समझ रहे होंगे कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, लेकिन कोरोना के अतिरिक्त जितनी बीमारियां अभी प्रदेश में लोगों को हो रही है वो इतना भारी संकट का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। एक तो कि ऑपरेशन करीब करीब टोटली बंद है, कोई आदमी सर्जरी करने को कोई डॉक्टर तैयार नहीं है, ओपीडी कहीं खुला हुआ नहीं है, कोई जो मतलब आप हॉस्पिटल और नर्सिंग होम जो है सब करीब बंद है। और अगर कहीं है भी खुला और इलाज अगर कोई इमरजेंसी वाला इलाज हो भी रहा है इतना महंगा है कि वो जो गरीब आदमी है वो खेत बेच के कर्जा लेके कहाँ से लेके कुछ इलाज करवाएगा। तो ये गरीबों के लिए बड़ा संकट है। स्वास्थ्य के मामले में भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल में सब में ओपीडी बंद और तरह का जो इलाज बंद है, तो बहुत संकट है इलाज के मामले में। तो बहुत कठिनाई हो रही है कोरोना के अतिरिक्त जो लोग बीमारी में फंस रहे हैं उनको। जी, तो आपने सुन लिया कि क्या कहें इंटर के प्रेसिडेंट चंद्र प्रकाश जी और साथ ही कांग्रेस के कद्दावर नेता भी हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और आपको ये सुनकर के काफ़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो भी श्रमिकों के बारे में भी जो चर्चाएं चल रही है, जो विषय उठाया जा रहा है, उसको ये और आगे तक किस तरीके से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसकर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक के पहुंचे। प्यार और समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।